गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विराम चिन्ह और आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह का पार्ट 2। यानी उस दिन हमने पढ़ा था कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं जब वाक्य में लिखित रूप में हम जहाँ रुकते हैं, जहाँ हमें रुकने की आवश्यकता महसूस होती है, वहाँ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। और आपको अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा क्योंकि आपने नोटबुक में नोट भी किया था और इस तालिका को जो मैंने अभी बनी है यहाँ पे वो भी आपने नोट की थी। और आपको मैंने यहाँ पर बताया था पूर्ण विराम कहाँ लगता है, जहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ कौन सा विराम लगता है, पूर्ण विराम लगता है। अर्ध विराम कहाँ लगता है, जहाँ पर बीच में हमें कहीं रुकना पड़े वहाँ पर पूर्ण अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम जहाँ समान अर्थ हो, जैसे समानार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, यानी समान अर्थ हो, किसी एक ही का नाम किसी जैसे प्राणी विशेष है, बहुत सारे एक जैसे नाम ले रहे, जैसे सारे लड़कियों का नाम ले रहे या बच्चों का नाम ले रहे एक साथ, तो वहाँ पर बीच में अल्प विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े वहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम। प्रश्नवाचक जब हम क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों इन शब्दों से क्या बनाते हैं, प्रश्न का निर्माण करते हैं, तो वहां पर जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये कहाँ लगता है, प्रश्न के अंत में जब जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसको इस तरीके से बनाते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने आपको इसमें उदाहरण देकर भी बताया था कि जहाँ पर हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, जिज्ञासा हो, वहां पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है वो कहाँ लगता है, वाक्य की स्टार्टिंग में ही लगता है। जैसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह जो वाक्य की स्टार्टिंग में लगता है, जैसे आह मजा आ गया, अरे वाह इतना सुंदर घर, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आह वाह, अरे वाह, छी, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। फिर आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन सा होते हैं, जब हम किसी भी चीज को क्या करें, एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि समासिक शब्द हो, पाप पुण्य विलोम शब्द हो, वहां पर दो शब्दों के बीच संबंध प्रकट हो, क्या प्रकट हो, संबंध प्रकट हो, योजक, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। फिर अगर निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का अर्थ जो चिन्ह है वो किससे बड़ा होगा, योजक चिन्ह से बड़ा होगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी उदाहरण दे रहे हम, संवाद लिखते हैं, आपने लिखे होंगे पिछली क्लास में संवाद लिखते हैं या कवि लेखन का नाम लिखते हैं, वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, क्या कहा, पहले निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे जय जवान जय किसान। ठीक है, इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है इगरा, यानी जहाँ पर एक ही चिन्ह हो, और दूसरा होता है दोहरा, यानी जहाँ पर दो चिन्ह हो। और ये कहाँ लगते हैं, शब्द के शब्द से ऊपर। अब आपको ये सोचो कि इगरा चिन्ह जो है वो कहाँ लगेगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो कहाँ लगेगा। इगरा उद्धरण चिन्ह जो होता है वो किसी भी विशेष व्यक्ति, कोई उपनाम है, कोई ग्रंथ है, तो उसको प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत जने बच्चों में क्या होते हैं, घर के नाम अलग होते हैं, स्कूल के नाम अलग होते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लेखक होते हैं जिनका भी घर पे नाम अलग होता है और साहित्य जगत में अलग होता है। तो वहाँ पर जो हमारा निकनेम होता है वो घर का नाम होता है, उसे हम क्या करते हैं, या किसी को कोई उपाधि देते हैं किसी के नाम को, उसे हम क्या करते हैं, इगहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी, यहीं पे लिखी थी, महात्मा गांधी, क्या कहते हैं हम, बापू, इस तरीके से। तो ये जो चिन्ह है महात्मा गांधी बापू, तो अगर ये चिन्ह
पढ़ रहा है या कोई टीचर नोटबुक चेक करे तो उन्हें पता है कि आपको इतना जरूर पता है, ये इसका गांधी जी का ये उपनाम है, इसी नाम से सभी लोग इनको जानते हैं या पूछते हैं। समझ में आता है? किसी का भी अलग से जो नाम है, कोई उपाधि दी है, तो उसके लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? गहरे उद्धरण चिन्ह का। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब किसी ने कोई बात कही, बहुत सारे कोटेशन होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और उनको हम क्या करते हैं? बदल नहीं सकते, हमें उसे ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। इसीलिए जहाँ ज्यों का त्यों लिखिए, जिस वाक्य को ज्यों का त्यों प्रयोग में लिया जाए, वहां पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब्राहम लिंकन ने शोषण में एक परिभाषा दी, कौन सी? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अब इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, हमें जैसा है वैसा के वैसा लिखना होगा, क्योंकि ये इसका कोटेशन नहीं, इसकी परिभाषा है। तो वहां पर हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इस अहिंसा, एक साइड में मिटा देते हैं, यहाँ में उदाहरण देते हैं। लोकतंत्र, इस राज्य में किसी को भी दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, ये किसने कहा? विक्रमादित्य ने। इस राज्य में किसी को कोई, इस राज्य में किसी को दुखी, किसी को भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये किसने कहा? विक्रमादित्य। जब उसके राज्य में, जब ये राजा था, तब इसने ये बात कही थी कि इस राज्य में किसी को भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने जो बात कही उसे ज्यों का त्यों हमें लिखना है, इसीलिए इसे कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह का। फिर आता है विवरण चिन्ह। अगला हम पढ़ेंगे विवरण चिन्ह। किसी भी विषय के विवरण की पूर्ण जानकारी दे, जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद, अब विवरण दे रहे हैं, कौन कौन से हैं? इस तरीके से, पहला व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक। तो यहाँ पर हमने विवरण प्रस्तुत किया, इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। फिर है कोष्टक। कोष्टक में क्या होता है? किसी भी शब्द का अर्थ अगर सामने वाले को हमें लगता है कि उसे समझ में नहीं आने वाला, तो उसका अर्थ हम कहाँ लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। जैसे परस्पर, परस्पर का अर्थ क्या होता है? आपस। तो ये कोष्टक में हमने लिख दिया ताकि सामने वाला हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ, उसे पता नहीं चले परस्पर क्या है, तो हमने क्या किया? कोष्टक में आपस। तो कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ सामने वाले को समझाना है, तो उस अर्थ को हम किसमें लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। फिर आता है हंस पद। कभी कभी क्या होता है? हंस पद ये इस तरीके का होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई आंसर लिख रहे हैं और बीच में हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो यहाँ पर छूट गया, तो वहां पर हम क्या करते हैं? हंस पद का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं ये रेस कर दूं, तो उदाहरण देते हैं। जैसे आरुषि ने नहीं किया। अब क्या नहीं किया? यहाँ पर हम भूल गए, अचानक से हमें याद आ गया, ओ अच्छा लिखना तो भूल ही गए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर यह हंस का चिन्ह बनाएंगे और फिर क्या कर देंगे? अच्छा, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आरुषि ने अच्छा नहीं किया। तो जहां हम वाक्य लिख रहे हैं या कुछ आंसर लिख रहे हैं, जहां बीच में हमें कुछ छूट जाता है, तो हमें क्या करना है? यह हंस पद चिन्ह बनाना है, फिर जो छूट गया उस शब्द को लिखना है। फिर है लाघव चिन्ह।
लागू का अर्थ होता है संक्षिप्त। किसी के भी नाम जो बहुत लंबा है उसे शॉर्ट करके लिखते हैं तो वहाँ लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित, पंडित को हम कैसे लिखते हैं, इसे। डॉक्टर, पूरा डॉक्टर नहीं लिखा, क्या करते हैं, लागू चिन्ह लगा देते हैं, समझ में है। फिर कृपया, कृपया को इस तरीके से भी लिखते हैं। तो जहाँ पर शब्द को संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में लिखा जाए वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार और देख लीजिए, उद्धरण चिन्ह जो है वो क्या होता है, किसी का भी हमने उपाधि दी है या किसी का और कोई नाम है उसे हम जिसमें लिखते हैं वो उद्धरण चिन्ह होता है। दोहरे उद्धरण में कोई बात कह रहा है, कोई सज्जन पुरुष महात्मा कोई भी, उसे ज्यों का त्यों लिखा जाए, हम उसे बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा के वैसा लिखना होता है, वहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह किसी भी विषय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक, अगर कोई शब्द हम लिख रहे हैं और सामने वाले को उसका अर्थ समझाना है तो हम डायरेक्ट ही उस अर्थ को कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। अंश पर अगर वाक्य में लिखते हुए कहीं पर छूट जाए तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करके जो शब्द छूटा है उसे लिखने के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लागू चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा और कहाँ कहाँ किस तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है ये भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जब भी लिखें या कुछ भी करें तो इन चिन्हों का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडिशन ऑफ इंटीजर पढ़ाया था, आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही आपको साइन यूज़ करने वही प्रोसेस करना है, बट इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे 2 डिजिट के बीच में फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम का मीन्स क्या होता है, से, मतलब उसमें से ये आगे वाली डिजिट माइनस करें। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, तो देखना एक बार कि सब्ट्रैक्शन किस टाइप से करते हैं इंटीजर की। तो सब एक बार मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कहा, ओनली फॉर समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया, 8 फ्रॉम 3। ठीक है, इस टाइप से आपके सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर डाय एंड आता है तो आप डाय माइनस कर सकते हो, बट यहाँ पर फ्रॉम आ गया, फ्रॉम का मीन्स क्या हो गया कि 3 में से आपको 8 माइनस करना है। क्या समझ में आया कि यहाँ पर फ्रॉम का मीन्स यहाँ पर 3 में से 8 माइनस करना है, 8 में से 3 माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 3 में से 8 माइनस का मीन्स हमें सबसे फर्स्ट 3 को आगे लाना है। ठीक है, 3 को आगे कर दिया, अब फ्रॉम के प्लेस में हम 3 यहाँ प्लस का ही है तो ये प्लस का ही, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो इसके साथ माइनस का साइन भी आता। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस फ्रॉम के प्लेस पे मैंने यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया। अब 8 हमारे प्लस का ही है, अगर इसके आगे कोई साइन होता है तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 आ गया। ठीक है, अब लोग केयरफुली ध्यान से देखना है इसको कि यहाँ पर आपको वही प्रोसेस करनी है। ठीक है, अब ये मैंने अरेंज कर दिया, अब क्या करोगे, ये अब यहाँ पर ये प्लस माइनस, अब इधर देखो ये, अब ये तो प्लस का था बट ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये प्लस का ही है, इसका कोई साइन ही तो ऑलरेडी प्लस का, अब ये यहाँ क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, मतलब ये पूरा ओवरऑल एक साइन हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका मीन 8 में से 3 माइनस करेंगे, 3 में से 8 माइनस नहीं होता है तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर वही साइन आपको वही देखने हैं, मैंने आपको एडिशन में भी बताया था किस टाइप से आपको आंसर में देखना है। तो यहाँ पर साइन 8 ग्रेटर है तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, तो इसमें आंसर कितने आ गए, माइनस के 5। ऐसे क्वेश्चन और देखो, इसे एक क्वेश्चन आपके और है कि -6 और ब्रैकेट और सॉरी -9 फ्रॉम -6। ठीक है, अब इसमें दोनों नेगेटिव दे रखे, ये माइनस का 9 दे रखा और ये माइनस का 6 दे, ठीक है, पर्टिकुलर दे रखा। अब फ्रॉम है तो पहले आगे जैसे फ्रॉम आ जाए तो उसके जस्ट पीछे वाली डिजिट बैक वाली डिजिट आगे आ जाएगी, तो -6, ये चीज मत भूलना, -6 आगे आ गया, इसके आगे जो साइन था वो एज इट इज आ जाएगा। अब फ्रॉम के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, माइनस का साइन, और ये बैक में आ जाएगा। ठीक है, अरे अब इसको ब्रैकेट में करना है क्योंकि बिकॉज ये दोनों साइन मिक्स हो जाएंगे।
क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देखना कि -6 ये तो एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट में नहीं है तो ये -6 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर इन दोनों डिजिट, जैसे हमारे यहाँ पर इन दोनों डिजिट के बीच में एक साइन आया था ना, आया था, तो यहाँ पर तो हमारे 2 से, यहाँ पर ये भी साइन है और ये भी है, तो इन दोनों का ओवरऑल एक साइन हो जाएगा, इन दोनों का ओवरऑल एक साइन होगा। क्या होगा, तो आपको ये चीज क्या देखनी है, माइनस माइनस ये देखना है। अभी हम सॉल्यूशन नहीं करें, हम ये ब्रैकेट को ओपन करो, जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके बाहर जो भी साइन होगा वो उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था बोर्ड मार्क्स में कि जब ब्रैकेट के बाद कोई अगर साइन नहीं हो तो वैसे साइन का जैसे मैंने आपको साइन बताए थे वो मल्टीप्लाइज तो होते हैं, तो यहाँ पर भी जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर अब ओवरऑल इन दोनों का क्या बन गया, प्लस। क्लियर, इन दोनों का ओवरऑल प्लस बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, ये 9 आ गया। ठीक है, अब फिर से अगेन स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, फिर से आप देखो, अभी तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो, जब तक सॉल्यूशन नहीं हो तब तक हमें वो प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब करना ही है। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है, विल बी माइनस। पहले तो हमने साइन को किया था, ठीक है, अब हम डिजिट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, इसका मीन्स हमें 9 हमें माइनस करना है, तो 9 में से 6 माइनस कर देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आंसर 3। अब देखो फाइनल आंसर है, अब साइन कौन सा आएगा, डिजिट देखो, इन दोनों डिजिट में कौन ग्रेटर है, 9 है, तो 9 का ये कौन सा साइन है, प्लस का, तो आंसर किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, और प्लस आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है। क्लियर, तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्यूशन करना है, समझ में आ गया। तो ये इस टाइप से आपको सब्ट्रैक्शन आएंगे एक्सेस के, तो ये करने हैं। जैसे और देखो, जैसे कभी 0 वाला आ जाता है, -718 फ्रॉम 0, जैसे ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, कभी 0 वाला आ जाता है, तो फ्रॉम 0 मतलब 0 में से ये माइनस करना है, तो 0 आगे आ जाएगा, फ्रॉम के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसको ब्रैकेट में कर देंगे, -718। ऐसे नहीं कि ये साइन तो इसका पर्टिकुलर है तो ये इसके साथ में ही आएगा, ये ध्यान, ऐसे नहीं कि यहाँ माइनस का साइन यूज हो गया तो इसको हटा दो, ये रिमूव मत करना, ठीक है, वरना आंसर रॉन्ग आ जाएंगे। अब देखो फिर से मैंने बताया था कि दोनों साइन इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो माइनस माइनस, ये 0 तो एज इट इज रहेगा, अगर ये भी ब्रैकेट में होता, इसका कोई भी साइन होता तो वो भी क्या होता, चेंज हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो 0 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये 718 ब्रैकेट ओपन और ये 718, सेम वो की वही प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को, अब इसमें देखो ये भी वैसे 0 तो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 है ये, तो अब 718, तो ये डायरेक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 0 + 718 कितना होता है, 718, और साइन कौन सा आएगा इन दोनों में से, ग्रेटर कौन है, 718, तो प्लस क्या आएगा, प्लस का आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो लेट स्टार्ट नाउ 4.4, तो इसमें आपके सब्ट्रैक्शन ही दे रखा है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हम देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड इंटीजर, मतलब इसमें ये दे रखा है यस। अब जैसे आपकी है फर्स्ट क्वेश्चन देखना कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड, मीन्स इसका ये हो रहा है कि जैसे क्वेश्चन से ही बता देती हूँ आपको, ए वाला क्वेश्चन देखना 4.4 का एक्सरसाइज नंबर है आपके 4.4, जैसे 25 और -8, जैसे कॉमा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 25 है और ये -8 है। अब इसमें ये दे रखा है, जैसे क्वेश्चन ध्यान से रीड करो कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड, मतलब यहाँ पर ऐसे फ्रॉम नहीं दे रखा आपको, पहले क्वेश्चन में हेडिंग में दे रखा है कि आपको मतलब फ्रॉम मतलब सेकंड इंटीजर, ये फर्स्ट इंटीजर है और सेकंड इंटीजर है, तो इसमें से ये माइनस, मतलब इसमें से ये वाला इंटीजर हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो इसका मीन्स हमें वही बैक वाली डिजिट आगे लानी है, मतलब हमें पर्टिकुलर फ्रॉम नहीं दे रखा है, पहले से क्वेश्चन में ही देखा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
आप बोलोगे मैम कैसे हुआ, ये तो डायरेक्ट दे रखा था, फ्रॉम तो दिया ही नहीं, तो फ्रॉम आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर -8 आगे आ जाएगा, इसके आगे का साइन है, ठीक है, पर्टिकुलर है तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमा दे रखा है तो यहाँ पे माइनस का साइन करना है, क्योंकि फ्रॉम को ध्यान में रखना है, मतलब फ्रॉम के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये 25 प्लस का ही, तो यहाँ पर अगर कोई साइन होता तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते, बट यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब इधर देखना, अब यहाँ पर कोई ब्रैकेट होता तो हम उसको सॉल्व करते हैं फिर से, ठीक है, ओपन करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर देते डिजिट का, माइनस माइनस स्टेप लिख रहे हैं, देखो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो इसका मीन्स हमें यहाँ पर प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर ये चीज़ सब्ट्रैक्शन हो रही है, जैसे हमने एडिशन में माइनस नहीं किया था तो वैसे हम सब्ट्रैक्शन में माइनस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो हो गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर देखना माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग। तो 25 और 8 कितना होगा 33, कितना हो गया 8 और 5 13 और 1 कैरी 2 and 1 3, तो 33। अब देखो 8 और 25 में कौन सा ग्रेटर है 25, और 25 के आगे कौन सा साइन था हमारे माइनस का, तो आंसर किसके आ गए माइनस के 33 आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट देखो, जैसे आपकी सी वाला देखना है, ठीक है, जो यहाँ पर मैं नहीं करवा रही हूँ वो आपको नोटबुक में, वो आपको ये तो करना ही है, और नोटबुक में आपके वो होमवर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना। -400, माइनस के 400 है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 200 है, मतलब दोनों में नेगेटिव साइन है, ठीक है, दोनों में नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर वही फ्रॉम मतलब सेकेंड इंटीजर में से ये माइनस करना, तो 200 आगे आ जाएगा, -200 आगे, ये चीज़ आप मत भूलना, ठीक है, -200 आगे आ जाएगा। फिर फ्रॉम के प्लेस पे, फ्रॉम हम ध्यान रखना है कि फ्रॉम है यहाँ पर, आगे डिजिट है तो इसका मतलब फ्रॉम हुआ, और फ्रॉम है तो फ्रॉम के प्लेस पे हमने माइनस का साइन यूज़ किया। क्लियर। अब ये 400 ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर साइन था, वहाँ पर कोई साइन नहीं था इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट भी नहीं किया, ये 400। अब वही ये देखो, ये -200 तो एज इट इज रहेगा। अब इस साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा विल बी प्लस, तो ये प्लस का 400 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 400 आ गया, ठीक है, और ब्रैकेट भी रिमूव। अब यहाँ पर फिर से अब हमें डिजिट का कैलकुलेशन करना, पहले हमने साइन का कैलकुलेशन कर दिया, अब डिजिट का कैलकुलेशन करो, माइनस प्लस विल बी माइनस, क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो इसका मीन्स हमें यहाँ पर माइनस करना है। ये सब अंडरस्टूड रहना है आपको कि प्लस माइनस माइनस माइनस, ये सब वो साइन लर्न कर लेना, माइनस प्लस माइनस, तो 400 में 200 माइनस करोगे कितना आएगा 200। अब इन दोनों डिजिट में ग्रेटर कौन सी है 400, 400 के कौन सा आगे साइन है प्लस का, तो आंसर कितना आएगा 200, किसका आएगा प्लस का ही आएगा। क्लियर। ऐसे ही ई वाला भी आप सॉल्यूशन करके देखना, ई में कैसे आएगा, जैसे ई वाला देखो, जैसे ई क्वेश्चन है आपके 19 एंड -38, ठीक है, 38 को फिर से आगे लें, फ्रॉम है, सेकेंड इंटीजर है, ये आगे आ जाएगा -38, ठीक है, फ्रॉम है तो फ्रॉम के प्लस में माइनस का साइन, और 19 यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ पर प्लस का ही है तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पर कोई साइन होता है इसका पर्टिकुलर तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, ये फ्रॉम का साइन है, फ्रॉम का साइन है, और ये 19 प्लस के। अब देखो फिर से कैलकुलेशन करो, इसका हमें साइन का कैलकुलेशन करना ही नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्ट ये करो कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, हमने वो ब्रैकेट था ही नहीं तो वो स्टेप तो करनी नहीं, डायरेक्ट हमें करना माइनस माइनस प्लस, इसका हमें 38 और 19 को हमें ऐड करना है, तो 8 और 9 17, 1 4 और 4 और 1 5, तो 57। अब देखो कौन सा आंसर आएगा, कौन सा साइन यूज होगा, कौन सा ग्रेटर है 38 के आगे कौन सा साइन है माइनस का। यहाँ पर ये नहीं कि जैसे मैं यहाँ पर अभी ये नहीं पूछी कि कौन सा नेगेटिव ग्रेटर है, ऐसा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ डिजिट हमें आंसर में कौन सा साइन यूज करना वो चीज़ हमें देखनी है। तो 38 यहाँ पर माइनस का, ठीक है, अब 38 ग्रेटर है, इसके आगे माइनस का साइन है तो -57। ऐसे ही एफ वाला देखो, -58 एंड -62, देखो -a
-58 एंड 62, तो -62 आगे आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनर, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 58, क्या आ जाएगा 58 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब वही ब्रैकेट ओपन करो, -62 एज इट इज, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये आ जाएगा 58, ठीक है। फिर से अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है, माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस प्लस विल बी माइनस, तो यहाँ पर 62 और 58 प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 62 में 58 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपके 4। अब साइन कौन सा आएगा, देखो 62 और 58 में कौन ग्रेटर है, 62, और 62 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमारे आंसर किसके आएंगे, माइनस के, किसके आएंगे, माइनस, तो -4, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन सब ये आपको ही करने, देखो इतने सारे मैंने करवा दी सम्स, तो आप बाकी क्वेश्चन आप करना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है। सब सब्ट्रैक्शन वाले ही हैं, अब लेस देंगे, मतलब इसमें से क्या ग्रेटर है वो सॉल्यूशन आगे हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हमारी क्लास 6 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग का पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 7 में मैंने आपको हैबिटेट के बारे में बताया था, जिसे यहाँ पे दे रखा है। उसमें से हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे जो मिलकर हमारा कंपोनेंट बनाते हैं। हैबिटेट की बात कर रहे थे, तो उसमें से सॉइल एक फैक्टर आ जाता है। हमने इससे पहले एटमॉस्फेयर या एयर देखा था, वाटर देख लिया था। सॉइल फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की लेयर होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपने 5th स्टैंडर्ड में या किसी ने किसी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे सॉइल की या हमारे अर्थ की कहो, अर्थ की 3 लेयर होती है। सबसे अपर मोस्ट जो आउटर मोस्ट बाहर की तरफ होती है वो होती है क्रस्ट, उसके अंदर होती है मेंटल, और मेंटल के भी अंदर इनर साइड वॉल ऑफ आयरन वो होती है सॉलिड, वो होता है कोर। इस तरह से ये यहाँ पर फर्स्ट लेयर का नाम आया है जहाँ पर सॉइल होती है, यानी अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट कवर किससे कवर्ड होता है, सॉइल से कवर होता है। सॉइल इज मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल सिर्फ एक सॉइल नहीं है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें कंपोनेंट मिलकर सॉइल का मिक्सचर बनाता है। तो उसके मिक्सचर में कौन कौन सी कंपोनेंट या चीज़ें हो सकती है, मिनरल्स, स्टोन्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सारे सॉइल के टाइप हो गए। मिनरल्स जो अंदर होते हैं जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें सॉइल में होती है। स्टोन्स तो आपको पता ही। सेकेंड थिंग है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि ये यहाँ पर जो क्रस्ट पर लगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो उन्हीं के पार्ट्स टूट कर उसी सॉइल की लेयर पर गिर जाते हैं ना, ऊपर के ऊपर, तो वहाँ पर वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। या फिर कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या कोई अदर बड़ा ऑर्गेनिज्म भी है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका शरीर या उसके बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं वो सॉइल के साथ मिक्सअप होने लगते हैं, तो वो ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। जिसका जो ह्यूमस किससे बना होता है, फुल्ली ऑर्गेनिक मैटर होता है। वाटर एंड एयर, ये चीज़ भी सॉइल में ऐड होती है। एंड फोर्थ है सर्टेन ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म। Roots of plant remain fixed in the soil. Plants absorb water and minerals from the soil. Plant अपनी roots के थ्रू minerals और water को absorb करवाते हैं, ठीक है, कहाँ से, soil से। और दूसरी बात लिखी है कि वे सर्टेन कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करते हैं सॉइल के अंदर, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो आपको पता है, केचुआ, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, ये चीज़ भी नाम कहीं ना कहीं पहले आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एल्गी जो कि ग्रीन कलर की होती है, फंगस जो कि ब्रेड पे लगती है, खाने की चीज़ों पर जो पाउडरी ग्रोथ हो जाती है वो होता है फंगस, बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, सॉइल के अंदर। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ओवर 100 of years बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड सन। आपको कहीं ना कहीं जब आप सोशल में ज्योग्राफी के कोई लेसन पढ़ोगे तब आपको मैम और बताएंगे कि यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है। यानी आप जिस सॉइल को कुछ नहीं समझते हो, मिट्टी को, उसको बनने में 100s of year लग जाते हैं। 1 इंच सॉइल बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे यहाँ लिखा है फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। सॉइल किससे बनती है, बड़ी बड़ी रॉक्स के ब्रेकिंग डाउन होने से। अब वो ब्रेकिंग डाउन किससे होता है, तो एक्शन ऑफ विंड, हवा से, तेज हवा से, वाटर एंड सन।
बहुत ज़्यादा स्पीड से जब हवा चलती है, जिसको हम तूफान की तरह कुछ बोल सकते हैं, तो आपने सुना होगा जब बहुत तेज़ तूफान चलता है तो ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो हो सकता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो या और छोटे छोटे पीसेस हो। जब वो छोटे छोटे पत्थर और ज़्यादा छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होते हैं, धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है एक हार्ड रॉक को एक सॉइल के रूप में मॉडिफाई होने में। वाटर दूसरा फैक्टर है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर कोई रॉक गर्म हो गई पूरे समर वेकेशन, समर डेज जो होते हैं, समर डेज में रॉक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा तप जाती है, गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। जब उन पर अचानक से रेन वाटर गिर जाता है तो ऐसे रॉक्स पर क्रैक होने लगते हैं। सनलाइट तो है ही, जो बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर या वार्मनेस हो जाती है, ज़्यादा सनलाइट इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है समर डेज में, तो सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और फिर अचानक से उस पर बारिश का पानी अगर गिर जाता है, रेन वाटर, तो उसमें क्या हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाती है। किसमें? बड़ी बड़ी रॉक्स में। और उन क्रैक्स में फिर पानी जब इकट्ठा होने लगता है तो वहाँ पर एल्गी वगैरह छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो रॉक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा डीके हो जाती है, यानी खराब हो जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी ब्रेकिंग फेज हो जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो आपको ये अंडरलाइन करना है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स बाय द एक्शन ऑफ रेन वाटर एंड सन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग की इस प्रोसेस में इन तीनों चीज़ों की वजह से रॉक्स का ब्रेकडाउन होकर सॉइल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? वेदरिंग। The 3 main kind of rock particle found in soil are clay, fine particle, silt larger than clay and sand largest particle. यहाँ पे सॉइल के 3 पार्टिकल्स दे रहे थे, मतलब ये कि हर जगह की सॉइल थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे सॉइल होती है। तो क्ले सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बारीक पार्टिकल होते हैं, यानी चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं। सिल्ट सॉइल जो होती है उसके अंदर लार्जर देन क्ले, यानी क्ले से थोड़े बड़े दाने होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं। और सैंड में तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह में बनाने में यूज़ की जाती है वो है सैंड, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉक पार्टिकल सॉइल इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप। सॉइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लॉमी सॉइल। Clay soil consists of clay in large proportion. The particles of clay are small and tightly packed. आपको ये अंडरलाइन करना है कि क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और टाइटली पैक होते हैं। Therefore, clay soil has high water holding capacity but cannot trap air between its particles. इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि क्ले सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। किसी सॉइल में आप पानी डाल रहे हो, फटाफट से वो सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो क्या है उसकी कैपेसिटी? कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग, यानी वाटर को कितनी देर वो होल्ड करके रख पाता है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ सैंड का। आप इस सैंड के ऊपर पानी डालें, बहुत सारी रेत पड़ी है, आप उसके ऊपर ग्लास भर के, क्या बाउल भर के भी वाटर डालोगे तो वो वाटर रेत के जो दाने होते हैं ना, सैंड पार्टिकल, उसको क्रॉस आउट करके बाहर निकल जाएगा। सैंड पार्टिकल यानी रेत के दाने कभी भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो हम बोल सकते हैं कि सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 0 होती है, यानी वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकते सैंडी सॉइल, ठीक है। बट कैन नॉट ट्रैप एयर बिटवीन इट्स पार्टिकल। लेकिन क्ले सॉइल इतनी ज़्यादा चिकनी होती है कि उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, यानी कि जैसे गमले की मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। तो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है तो क्या होगा, पानी को तो एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर पकड़ के भी रखेगी, बट दूसरा रीज़न ये हो जाएगा कि वो पानी को पकड़ के रखेगी तो उसका सॉइल का केक बन जाएगा, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल पास पास में होंगे तो अंदर एयर नहीं आ पाएगी। हवा जो होती है ना वो उस रेत के अंदर नहीं आती जो चिकनी होती है, जबकि सैंड पार्टिकल के जो सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में लॉट ऑफ स्पेस होता है। हर सैंड के यानी रेत के 2 पार्टिकल के बीच में लॉट ऑफ स्पेस होगा, और लॉट ऑफ स्पेस के कारण इसके अंदर एयर बहुत सारी होगी, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी 0 कंसिस्ट मोस्टली ऑफ सैंड एंड वेरी लिटिल क्ले और सिल्ट। इट इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट। सैंडी सॉइल आपको मेनली कहाँ मिलेगी? डेजर्ट में। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर बट रिटेन्स एयर बिटवीन इट्स पार्टिकल। इसके अंदर पानी होल्ड नहीं हो सकता, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी 0 होती है, बट एयर पार्टिकल्स इसके अंदर रह सकते हैं, रिटेन्स, ठीक है। लॉमी सॉइल अनदर इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ह्यूमस। लॉमी सॉइल इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि
इसके अंदर क्ले पार्टिकल भी होंगे, सैंडी भी होंगे और दूसरे भी होंगे, जैसे यहाँ लिखा है सिल्ट। एंड ह्यूमस ऑल्सो, ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट कैन होल्ड प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आपकी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में जब आपका चैप्टर एंड होगा तो पीछे ये क्वेश्चन होगा कि लॉमी सॉइल को बेस्ट सॉइल क्यों बोल सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। प्लांट के लिए बेस्ट सॉइल क्यों है? एज इट कैन होल्ड प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, क्योंकि ये एयर को भी अमाउंट होल्ड कर सकता है, प्लस वाटर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और वाटर को भी होल्डिंग रख सकता है, इसलिए ये बेस्ट सॉइल हम इसको बोल सकते हैं। आपका एबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पर एंड हो जाता है। हम जो पढ़ रहे हैं ना हैबिटेट, हैबिटेट को बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए, और ये कंपोनेंट जो होते हैं उसमें से हमने पहले पढ़ा एबायोटिक कंपोनेंट, वो खत्म हो गया। अब हमारा है बायोटिक कंपोनेंट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में भी आएगा। कुछ वर्ड्स तो इसमें से पहले से आपने सुन रखे होंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तब तक आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का ही थर्ड चैप्टर है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी 2 वर्ड आए थे, और फर्स्ट चैप्टर में भी ये वर्ड आए, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, रोटेशन और रिवोल्यूशन। और मैंने आपसे कहा था कि हम जब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन दोनों वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, और इस लेसन के अंदर हम इन्हीं 2 वर्ड के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। सिंपल सी थिंग मैं आपको समझाऊँ रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में, तो रोटेशन जो पूरा होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिक समझना है, रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, और इससे क्या बनते हैं? डे और नाइट बनते हैं, यानी कि दिन रात जो बनते हैं अपने, दिन होता है फिर रात होती है, रात होती है दिन होते हैं। ये जो प्रोसेसिंग चलती है वो किसकी वजह से चलती है? रोटेशन की वजह से। और नेक्स्ट दे रखा है रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन जो कंप्लीट होता है 1 ईयर में, 365 डेज में जो कंप्लीट होता है पूरा एक राउंड, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन बोलते हैं। और इसकी वजह से जो बनते हैं वो सीज़न बनते हैं। क्या बनते हैं? सीज़न। जैसे अभी रेनी का सीज़न फिनिश हुआ, उसके बाद अभी विंटर का आ गया, विंटर के फिनिश होने के बाद वापस समर का आ जाएगा। यानी कि ये जो प्रोसेसिंग चलती है ये किसकी वजह से चलती है? रिवोल्यूशन की वजह से। अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि रोटेशन क्या होता है। इसका जो रोटेशन, यानी कि रोटेशन का मतलब भी घूमना ही है, चक्कर लगाना ही है, और रिवोल्यूशन का मतलब भी चक्कर लगाना ही होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये अपना जो चक्कर है, अपना जो रोटेशन है उसको 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, और इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 1/4 डेज लग जाते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। इससे बनते हैं डे नाइट और इससे बनते हैं सीज़न। इसके बारे में और अपन देखते हैं क्या क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपन लेसन। एवरी डे वी नोटिस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्या दे रखा है? एवरी डे। हम हमेशा देखते हैं सन राइजेस, सन किधर से उदित होता है? ईस्ट से, और सेट किधर से होता है? वेस्ट डायरेक्शन से। फिक्स है, ऐसा कभी नहीं होता है कि वेस्ट से आया और ईस्ट से गया। हमेशा ऐसे ही होता है, ईस्ट से आता है और वेस्ट से जाता है। We are always conscious of the apparent movement of the sun, but very little realize that the earth on which we live. क्या दे रखा है? हम हमेशा ये माइंड में रखते हैं कि सन जो होता है वो क्या करता है? मूव करता है। जिसे हम लोग सोचते हैं ना, अभी भी बड़े हो गए तो भी हमारे माइंड में यही चलता है। छोटे बच्चे जब बस में जाते हैं तब वो बोलते हैं ना कि सूर्य हमारे साथ साथ चल रहा है, पेड़ पौधे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है? मोशन होता है, गति होती है। जब हम ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि ये क्या हो रहा है कि अपने साथ साथ चल रहा है और मूव कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जबकि क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है? मूव करती है, लेकिन हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। हमने लास्ट जब लेसन पढ़ा था सोलर सिस्टम का, उसमें बताया ना अर्थ क्या एक प्लेनेट है जो सन के क्या करता है? चक्कर लगाता है, रिवॉल्व अराउंड द सन दे रखा था। तो अब यहाँ पर ये दे रखा है वेरी लिटिल रियलाइज, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। कि आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी फील किया है कि हमारी पृथ्वी घूम रही है और हमको महसूस हो रहा है कि हमारी पृथ्वी घूम रही? आपको चक्कर आ जाए वो एक अलग बात है, वो इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन हमको ऐसा फील नहीं होता है कि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। इज़ कॉन्सेंटली इन मोशन, इसको अपन क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे।
जो भी हम लोग जब बस में जाते हैं, सूर्य हो या चंद्रमा हो, ये पेड़ पौधे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको हमको देख के ऐसा लगता है, पहाड़ होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ चल रहे, उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। ये टॉपिक आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि मोशन क्या होता है। When the sun disappear, we say that the sun set। अब देखो क्या दे रखा है, बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है। हम लोग ऐसा मानते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है। When the sun disappear, जब हमको सूर्य दिखना बंद हो जाता है। कब दिखना बंद हो जाता है? जब शाम का समय होता है। आप लोग कभी भी न्यूज़पेपर में देखते हो तो वहाँ पर टाइम लिखा हुआ आता है कि सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा, तो उसका जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग वो हमको दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही सन डिसअपेयर होता है तो धीरे धीरे मून अपीयर हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है इसमें, वी से दैट द सनसेट, जिसको हम क्या कहते हैं? सनसेट। हम ऐसा मानते हैं ना कि सूर्यास्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। वाइल वेन इट इमर्ज वी से दैट द सनराइज, और बाद में जब वापस दूसरे दिन नया दिन प्रारंभ होता है, जब सन आता है तो हम उसको कहते हैं सनराइजेस हो गया। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, न तो सूर्य कभी अस्त होता है न ही वापस से उदय होता है। अभी किसके कारण से होता है उस रीज़न को समझो। वी आर नॉट द लिस्ट अवेयर दैट द सन इन एक्चुअल डज नॉट राइज और सेट, दे रखा है यहाँ पर। वी आर नॉट द लिस्ट अवेयर दैट द सन, क्योंकि हम सन की जो रियलिटी है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। इन एक्चुअल, रियल में डज नॉट राइज और सेट, नहीं तो वो अस्त होता है न ही वो उदित होता है। तब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि रात को तो दिखना बंद हो जाता है, सुबह वापस दिखाई देता है? तो उसका रीज़न है, देखो। इन फैक्ट द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ इज मूविंग कॉन्स्टेंटली। देखो क्या दे रखा है अब यहाँ पर, इन फैक्ट रियल में क्या होता है? द सन इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब आप पर्टिकुलर कह सकते हो स्थिर। सन क्या है? स्थिर है। एंड अर्थ इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या होती है? लगातार घूमती रहती है। ये बात पहले भी आ गई। पृथ्वी अपना एक जो चक्कर पूरा करती है उसको कितना समय लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। उसी के कारण से दिन रात बनते हैं, सन के कारण से नहीं बन रहे, सन के कारण से नहीं बन रहे। और अपन पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। देखो, द सन इज स्टेशनरी, क्या दे रखा? सन क्या है? स्थिर है। एंड द अर्थ इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, लेकिन हमारा अर्थ क्या करता है? धीरे धीरे मूव करता रहता है। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ऑल्सो दैट द अर्थ इज अ प्लैनेट विच मूव्स अराउंड द सन। दे रखा है यहाँ पर भी फिर से वही बात दे रखी है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने रीड किया था, द अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ क्या एक प्लैनेट है, विच मूव्स अराउंड द सन, जो क्या करता है? सन के मूव चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। अवर अर्थ हैज़ 2 मूवमेंट, अब हमारी पृथ्वी के 2 मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अंडरलाइन करना है इसको कि अर्थ के पूछे जाए 2 मूवमेंट्स कौन से होते हैं। मूवमेंट्स का मतलब क्या आप कह सकते हो? गतियाँ। 2 गतियाँ कौन कौन सी होती है? तो क्या आएगा? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। बोथ द मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस सिमिलटेसली, क्या दे रखा है? दोनों जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपने स्थान पर, टेकिंग प्लेस, अपने स्थान पर एक साथ होते हैं। लेकिन रोटेशन जो होता है वो जल्दी होता है और रिवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे होता है। इसीलिए रोटेशन तो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है और रिवोल्यूशन को पूरा होने में 365.5 आवर्स 1/4 टाइम लग जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रोटेशन। क्या होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ? अब इसको देखते हैं अपन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। अंडरलाइन करना है इसको। आपसे पूछा जाए व्हाट इज रोटेशन, तो आंसर क्या आएगा? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है अपने अक्ष पर। ये हमने लास्ट चैप्टर में जब पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो उसमें हमने पढ़ा था, एक वर्ड आया था ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? अपने कक्ष में, अपने स्थान पर जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, रोटेशन का मतलब होता है घूमना या चक्कर लगाना, उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन। दे रखा है, फिर से देख लो। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। द अर्थ एक्सिस इज tilted at an angle of 23.5 degree from the perpendicular position and 66.5 degree from the orbital planes। क्या दे रखा? अब जो इसका एक्सिस होता है वो कैसे फिक्स कर रखा है? एंगल। तो इसका जो कोण होता है वो होता है 23.5 डिग्री और परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा, और सीधी पोजीशन होती है, और 66
n½ डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन का मतलब, ऑर्बिट का मतलब मैंने आपको कहा था अपना कक्ष अपना स्थान, ठीक है। दिस टाइलेटिंग ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड इंटेक्शंस, क्या देगा, इंक्लिनेशंस, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, यह जो सीधा है और फिर ये अपने कक्ष की तरफ जा रहा है, इसकी जो पोजीशन है उसको अपन कहेंगे इंक्लेशन। इंक्लेशंस का मतलब होता है झुकना, पृथ्वी का झुकना, ठीक है। कि जब मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो कहीं न कहीं पर जाकर उसको अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। ऐसे ना सीधे सीधे घूमते जाए, आप एक ही जगह पर घूम सकते हो क्या, आप राउंड लगाओगे तभी घूमना कहलाएगा। तो जब मैं यहाँ से राउंड करूँगी तो मैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो झुकूंगी, तो यहाँ पर भी क्या ये जो झुकाव है वो क्या कहलाएगा, इंक्लेशंस। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। अंडरलाइन करना है इसको, यहाँ पर दे रखा है क्लियरली, द अर्थ कंप्लीट, अर्थ अपना वन रोटेशन कितने समय में पूरा करता है, 24 आवर्स। वाइल रोटेटिंग वन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एंड अदर हाफ रिमेन डार्क। अब देखो क्या दे रखा है, वो समझने की चीज़ है। वाइल रोटेटिंग, जब ये रोटेशन होता है वन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की एक सतह, ध्यान से सुनना, जो अपना आधा ऊपर अधूरा रह गया था ना, सनसेट और सन राइज जो होता है वो नहीं होता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि हमको ऐसा दिखाई देता है कि 12 आवर्स तो हमको रात दिखाई देती है और 12 आवर्स हमको दिन दिखाई देता है। तो उसका रीज़न दे रखा है, वाइल रोटेटिंग, जब अर्थ घूमती है, वन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस, वन हाफ का मतलब आधा, आधा अर्थ का सरफेस जो होता है लाइट, उसमें क्या होती है, रोशनी होती है फ्रॉम द सन, किसकी, सन की, एंड द अदर हाफ रिमेन डार्क, और आधा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। यानी कि आधे पार्ट में तो रात होती है और आधे पार्ट में क्या होता है, दिन होता है। तो जब हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, तो उस समय भी मैंने आपको ये बताया था कि एक पोल के अंदर, पर्टिकुलर से नॉर्थ पोल, वहाँ पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने के दिन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये टाइम चेंज हो रहा है, और ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सभी जगह जो टाइमिंग होती है सभी देशों की, वो क्या होती है, ग्रीनविच मीन टाइम से फिक्स करते हैं, और टाइम में जो क्या होता है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि कहाँ का, जैसे यूएसए के बारे में बता रखा था कि यूएसए में अभी 1 PM हो रही है, तो अपने यहाँ पर कितना होगा, 6:30 PM, यानी कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5.5 आवर्स क्या चलता है, आगे चलता है। तो यहाँ पर यही दे रखा है, द सन रेज आर स्लेटिंग बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। अब ये किसके कारण से होता है, द सन रेज, सूर्य की जो किरणें होती है, स्लेटिंग का मतलब तिरछी पड़ती, कब, मॉर्निंग के समय और शाम के समय। दे फॉल ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, सो देयर इज लेस हीट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। इसी कारण से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसी कारण से सूर्य की जो गर्मी होती है वो मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय तो कम होती है। क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसके कारण से सुबह सुबह के वक्त में और शाम के समय में हमको सूर्य की गर्मी कम लगती है। लेकिन अगर आप दोपहर का समय देखते हो, 12 से 30 नून का जो समय होता है, उस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उस कारण से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद और बहुत कुछ समझने का, इसके लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको डायग्राम भी समझाऊंगी क्या होता है और क्या नहीं होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सजीवों में प्रजनन के बारे में पढ़ा था। आज देखिए क्या सजीव गति करते हैं। सजीव गति करते हैं, सभी सजीव गति करते हैं। जैसे जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जंतु जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। क्या पौधे भी गति करते हैं? क्योंकि पौधे भी सजीव है, तो पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते। लेकिन पौधों के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे हम जानते हैं कि पौधे की जो जड़ें होती है वो जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। जल और खनिज लवण तना पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है ना। यानी कि भूमि के जो होते हैं, पौधे जो होते हैं भूमि में जकड़े होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज लवण, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन करते, संवहन करते, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते।
पौधों का खिलना और बंद होना ये भी एक गति है। जैसे हमने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करा, जैसे हमने छुई मुई की पत्ती को छुआ तो वह सिमट गई, तो ये एक प्रकार की गति ही है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों में भी गति होती है। अब निर्जीव वस्तु में भी गति को देखा होगा, कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, कागज का टुकड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ कर जाता है, बादल जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इनको हम गति नहीं कहते। तो हम कह सकते हैं सजीव गति करते हैं लेकिन निर्जीव गति नहीं करते, क्योंकि उनको चलाने के लिए या तो वायु की आवश्यकता होती है, कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो प्रकृति में विविध प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें सभी लक्षण सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीव के सामान्य लक्षण है। मृत्यु जो होता है वह सजीव के लिए एक लक्षण है, यानी कि हर सजीव की मृत्यु अनिवार्य है, निश्चित है। क्योंकि जीव की मृत्यु होती है इसलिए जीवों की जो प्रजातियां जो होती है हजारों वर्ष तक अस्तित्व में रहती है। एक जीव मरा, उसकी संतान रही, वह आगे चलती रहेगी, उसकी संतान रही, तो इस प्रकार की उनकी जो प्रजातियां होती है वह हजारों वर्ष तक अस्तित्व में रहती है, जबकि वे प्रजनन करके अपनी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन निर्जीव अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, उनका अस्तित्व हजारों वर्ष तक नहीं रह सकता। हमने देखा कि सभी जो सजीव वस्तु में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। जो सजीव जो हैं उनके जो लक्षण क्या है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति और वृद्धि भी होती है और मृत्यु भी होती है। तो ये सजीव के लक्षण हैं। सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव को श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि और मृत्यु होती है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है सजीव की होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तु को जानते हैं जिनके लक्षण में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते हैं, आकाश में चंद्रमा भी गति करता है। तो हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती। क्या इन वस्तुओं को भी सजीव कहा जा सकता है? तो हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इन सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? तो सामान्यतः होता है जीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीवों में वस्तु में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। जो लक्षण हमने देखे थे, भोजन प्राप्त करना, उत्सर्जन, ये सारे श्वसन, तो ये सामान्य लक्षण जो होते हैं सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते। तो देखिए, इस प्रकार हमने इस लेसन को खत्म किया। इसके कुछ मेन पॉइंट्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु और जीव रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं उस स्थान को हम अपना आवास कहते हैं। तो पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव जिस स्थान पर रहते हैं उनका आवास कहलाएगा। विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों की विशिष्ट लक्षण स्वभाव में उन्हें आवास का एक विशेष में रहने के लिए अनुकूलन बनाते हैं। उनको अनुकूलन, जैसे ऊंट जो होता है, ऊंट अधिक समय तक बिना पानी के रह सकता है, रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, तो वो उसका अनुकूलन है, वो उसके अंदर पाए जाने वाला लक्षण है, स्वभाव है। उस स्वभाव या लक्षण के कारण वह उस स्थान पर रह सक रहा है। मछली जो होती है, क्लोम होता है, जो पानी के अंदर खुली ऑक्सीजन का उपयोग करके जीवित रहती है। तो इस प्रकार का उसका वह लक्षण है, स्वभाव है। तो इस अनुकूल के कारण वह उस आवास में रह पाते, तो वो उनका अनुकूलन कहलाएगा। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः स्थलीय और जलीय आवास में, देखो आवास बहुत सारे प्रकार के, लेकिन उनको दो भागों में बांट सकते हैं, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थलीय आवास जमीन पर पाए जाने वाले और जलीय आवास जल के अंदर पाए जाने वाले। जमीन पर पाए जाने वाले जैसे मरुस्थल, शीत आवास, है ना, तो सामान्य आवास, तो ये उनको हम बाद में विभक्त कर लेते हैं। लेकिन आवास दो प्रकार के, ध्यान रखना, स्थलीय और जलीय आवास। विभिन्न आवासों में सजीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। देखो, घटक दो प्रकार के, जैव और अजैव। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, यह जैव घटक क्योंकि ये सजीव है। जल, वायु, चट्टान, सूर्य, यह अजैव घटक क्योंकि यह निर्जीव है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश में कुछ अजैव घटक है। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण, जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि करते रहते हैं, तो यह सजीवों के लक्षण है। और यह लक्षण निर्जीवों में नहीं पाए जाते, तो वह निर्जीव है। तो इसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव दोनों में अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो हमने इस लेसन का अध्याय किया है, हमने कुछ सीखा है। एक बार आप इस लेसन
को पढ़कर इसके जो क्वेश्चन आंसर है आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आज अपन नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, आधारभूत ज्यामिति अवधारणा। आधारभूत ज्यामिति अवधारणा, ठीक है। ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे अपन, जिसके अंदर ज्यामिति आपने नाम सुना होगा, अपनी भाषा में बोलते हैं रेखागणित, ठीक है, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। रेखागणित पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं रेखागणित अपनी शुरू कहाँ से होती है वो बता देता हूँ। रेखागणित अपने शुरू होती है बिंदु से, और बिंदु से अपन रेखा पे जाते हैं, रेखा से रेखाखंड पे जाते हैं, रेखाखंड से किरण, उसके बाद चित्र बनते हैं, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो सबसे पहला काम होता है अपना बिंदु, ठीक है। जो रेखागणित है वो यूक्लिड नामक वैज्ञानिक है, उसने इसके बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज अपना जो टॉपिक है, ठीक है, एक्सरसाइज जो है 4, उसके अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन बिंदु के बारे में। इसकी बात कर रहे हैं बिंदु के बारे में। अब बिंदु क्या होता है, आप जानते हो कि कोई भी पेन या पेंसिल के द्वारा अपन एक छोटा सा पॉइंट खींचते हैं। मान लो ये चौक है, चौक से मैंने पॉइंट बना दिया, ये मेरा क्या है बिंदु, ठीक है। यहाँ पेंसिल का एक बिगड़ा सिरा होता है, उससे छोटा सा यहाँ डाल दो और जो पॉइंट बन जाता है वो क्या होता है बिंदु, ठीक है। ध्यान रखना, बिंदु ये होता है कि किसी भी पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह अंकित किया जाता है, और सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होगा। आपका पेंसिल का सिरा जितना भी मतलब नुकीला यानी एकदम नुकीला होगा, जो बिंदु होगा उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो इस सूक्ष्म चिन्ह को एक बिंदु की अवधारणा दी है। क्लियर बात। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी पेंसिल के नुकीले सिरे द्वारा आपको परिभाषा याद रखनी कि पेंसिल के नुकीले सिरे द्वारा, ठीक है, सिरे द्वारा एक चिन्ह अंकित किया जाता है, एक चिन्ह अंकित किया जाता है, वह बिंदु कहलाता है, ठीक है, वह बिंदु कहलाता है। पेंसिल या पेन के न्यूक्लियस सिरे द्वारा एक चिन्ह अंकित किया जाता है, वह आपका क्या कहलाता है बिंदु कहलाता है। कैसे, अब देखो चौक है, मान लो मैंने चौक से एक पॉइंट बना दिया, या आपका बिंदु एक पॉइंट ये बना दिया बिंदु, ठीक है, एक पॉइंट ये बना दिया बिंदु, नाम दे दिया ये बी और ये सी, ये चीज नाम भी दे सकते हैं, बिंदुओं को नाम दे सकते हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बिंदु, ठीक है, बिंदु पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं बिंदु से आगे अपन चलते हैं रेखाखंड। इसकी बात करते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या है, देखो बिंदु से ही रेखाखंड बनता है, और रेखाखंड में क्या होता है ध्यान रखना, रेखाखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं आगे बताता हूँ, रेखाखंड ये हो गया बिंदु, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है ध्यान से देखना, रेखाखंड किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके बीच में जो फिक्स बिंदु रहते हैं, इसके अंदर निश्चित बिंदु होते हैं, ठीक है। रेखाखंड होता है जिसके अंदर पहला पॉइंट है, इसमें निश्चित बिंदु होते हैं, क्या होते हैं बिंदु होते हैं, ठीक है। और इसके जो दोनों बिंदु है वो अनंत तक नहीं चलते, जो इसके दो निश्चित, इसमें क्या होता है तो निश्चित बिंदु है, और इसके जो दो बिंदु होते हैं, यानी जब मैं बता देता हूँ आपको, ये एक बिंदु और एक बिंदु, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक तो रेखा, और इसके अंदर ये छोटे छोटे बिंदु है वो निश्चित बिंदु है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे बिंदु और निश्चित बिंदु है। अब ये ए है और ये बिंदु जो दिख रहा है, ना तो इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं और ना इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स बाउंड। आपने कहते हैं 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए, ये रेखाखंड बोलते हैं। कभी आपने सुना 5 सेंटीमीटर रेखा खींचिए, ऐसा नहीं बोलते, 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए, तो 5 सेंटीमीटर ये फिक्स है।
5 से 6 नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी इसके जो 2 बिंदु है वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। जो इसके जो 2 बिंदु है वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, इसके 2 अंत बिंदु, 2 अंत बिंदु होते हैं, ये इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, ध्यान रखना। इसको अब ये भी मान लो लिख दी गई, तो मैं लिखूंगा रेखा AB, रेखाखंड AB, क्लियर। ये रेखाखंड, क्लियर, बात समझ में आ गई। और भी मान लो मैंने लिख दिया CD, इसके अंदर 2 पॉइंट बने, ये होगी CD रेखाखंड, ठीक है, ये CD रेखा, ठीक है। इसमें क्या होता है, निश्चित बिंदु होते हैं, छोटे बिंदु निश्चित होते हैं, और इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। यानी इसके इधर भी एक अंत बिंदु होता है, इधर भी एक अंत बिंदु होता है, ऐसा नहीं इधर चलता रहता है और इधर भी चलता ही रहता है। यानी इसमें निश्चित बिंदु होते हैं, इस छोटे बिंदु, और इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, क्लियर। ये हो गई रेखाखंड की बात। अब आगे देखते हैं, हम बात करते हैं रेखा। किसकी बात करते हैं अपन, रेखा की बात करते हैं। ध्यान से देखना, रेखा क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। रेखा जिसके अंदर क्या होता है, अनिश्चित बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, अनिश्चित बिंदु होते हैं, और इसके 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 2 अनिश्चित बिंदु होते हैं, इसमें अनिश्चित बिंदु होते हैं, ठीक है। रेखा के अंदर क्या होगा, अनिश्चित बिंदु होते हैं, और इसके 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं, ठीक है। रेखाखंड के अंदर होते हैं, इसके अंदर नहीं होते हैं। मान लो देखो, ये मैंने लाइन खींची, इसके ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ तक देखा होगा। अगर मैं इसको आगे चलाऊं और इसको मैं आगे चलाऊं, ये आपकी क्या होगी, ए और बी क्या होगी, रेखा होगी, क्या होगी, रेखा। जैसे कि इसके 2 अंत बिंदु नहीं हो रहे, देखो यहाँ से यहाँ चल रही है, ये आगे चल रही है, और आगे कहाँ पे जाएगी मुझे नहीं पता, चलती रहती है, इधर भी चलती रहती है। इसके 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं, और इसमें अनिश्चित बिंदु होते हैं, अनिश्चित फिक्स नहीं होते। अभी कभी आपने सुना कि 5 से ये रेखा खींची नहीं होती, रेखा फिक्स नहीं होती, रेखा कुछ भी हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है, अनंत होती है इसकी लंबाई, ठीक है। ध्यान रखना कि रेखा और रेखाखंड क्या होता है, रेखा जो होती है जिसके अंदर अनंत बिंदु होते हैं, और ये इसके 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं, और उसके बाद ये अनंत तक चलती है, ठीक है। और रेखाखंड क्या होते हैं, इसके अंदर जो निश्चित बिंदु होते हैं, उसमें बिंदुओं की संख्या भी क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। तो इसका सैंपल क्या होगा, ध्यान रखना। इसका जो सैंपल होगा AB जो होगा, इधर भी 3 का निशान लगाना है, इधर भी 3 का निशान। मान लो सपोज मैंने लिख दिया CD, ठीक है, ये होगा C और ये होगा D, तो आपको लिखना है CD, ठीक है। एक निशान इधर बनाना है, एक निशान इधर बनाना है, यहाँ पर क्या हो गया CD, ठीक है। इसमें एक और देख लीजिए, इसका रेखा के बाद अपन बता देते हैं आपको किरण, ठीक है। किरण के बारे में अपन बता देता हूँ, किरण क्या होता है, ठीक है, जो कि आपकी किताब में नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपन किरण के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। तो किरण में क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है, ये होगी रेखा, बिंदु हो गया, रेखा हो गई, रेखाखंड हो गई। अब बात करते हैं अपन किरण। किरण में क्या होता है, इसमें एक बिंदु निश्चित होता है, इसमें एक बिंदु क्या होता है, निश्चित, और दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है, ठीक है। जो कि पहला पॉइंट, दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है, ठीक है। अपन इसे बोल सकते हैं, किसी बिंदु से निकलने वाली एक रेखा जो अनंत तक चलती है, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। यानी किसी बिंदु से, मान लो ये बिंदु है, इससे निकलने वाली एक रेखा, रेखा का मतलब अनंत तक चलती है, किसी बिंदु से निकलने वाली एक रेखा जो अनंत तक चलती है, क्या कहलाती है, किरण, क्या कहलाती है, किरण। ध्यान रखना, ये होगी ए और ये होगी बी, क्या होगी, किरण, क्लियर बात। किसी बिंदु से निकलने वाली एक रेखा जो अनंत तक चलती है, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है, ठीक है। किरण को अपन क्या कर सकते हैं, ए बी, ये किरण, ठीक है। एक निश्चित बिंदु होता है और दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है, चलता ही रहता है, ये होता है किरण, क्लियर बात। आज अपन ने जो पढ़ा है वो है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा बिंदु, दूसरा अपन ने पढ़ा रेखा खंड, तीसरा अपन ने पढ़ा रेखा, चौथा पढ़ा अपन ने किरण, ठीक है। चारों के बारे में एक बार मैं वापस संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले बिंदु, बिंदु के अंदर क्या होता है कि किसी भी पेन या पेंसिल के नुकीले सिरे
द्वारा किया गया चिन्ह या किया गया पॉइंट क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। ठीक है, जितना निकला होगा सिरा उतना ही चिन्ह बारीक होगा, छोटा होगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात अपन बात करते हैं रेखाखंड। किसकी बात करते हैं? रेखाखंड। तो जब इसमें क्या होता है, दो बिंदु निश्चित होते हैं और इसमें बिंदु की संख्या भी क्या होती है, छोटे छोटे बिंदु होते हैं उसकी संख्या भी क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, इसमें बिंदु की संख्या निश्चित होती है और इसके दो बिंदु क्या होते हैं, अनंत तक नहीं चलते, निश्चित होते हैं। ठीक है, क्लियर बात। तीसरी बात कर रहे थे अपन रेखा। रेखा के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बिंदुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है और इसके जो दोनों बिंदु हैं वो अनंत तक चलते रहते हैं। क्लियर बात, ये होगी रेखा। अब बात करते हैं अपन किरण, जिसके अंदर एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। ठीक है, वो आगे की ओर चलता रहता है। ठीक है, तो इसको परिभाषा ऐसे लिख सकते हो अपन, किसी बिंदु से निकलने वाली एक रेखा जो अनंत तक चलती है वो क्या कहलाती है, किरण। ठीक है, आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और जो भी पढ़ा है उसको आपको पढ़ना है करके। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अपना लेसन कंटिन्यू रखते हुए विविधता एवं भेदभाव, इसमें अपन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई उनका जन्म जो है 1851 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1956 में हुई थी। उन्होंने जैसे कि दलित वर्ग के लोग जो होते थे, निम्न श्रेणी के लोग, उनको आगे उठाने का प्रयास किया था। उस समय वो लोग यानी कि पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते थे, तो उनको उसके लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने पढ़ाया लिखाया। यानी कि दलितों के अंदर प्रथम व्यक्ति ये थे जिन्होंने कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी और वकालत करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे और उन्होंने बहुत सारे जैसे कि आंदोलन भी किए थे दलितों को ऊंचा उठाने के लिए। उस समय लोग इनको मंदिरों में नहीं जाने दिया करते थे, तो उसके लिए भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी और लोगों को थोड़ा बहुत अपना अधिकार दिलवाया था। और फिर इन्होंने अंत में जब ज़्यादा इनमें भेदभाव होने लग गया था, छुआछूत यानी कि समाप्त नहीं हो रही थी, तो इन्होंने क्या करा कि फिर अपना धर्म जो था इन्होंने पलट लिया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब देखिए इसके आगे अपन पढ़ते हैं। जब वे केवल 9 साल के थे उस समय वे महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी से मिलने गए थे। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने लगा। उन्होंने हमसे हमारे टिकट जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है। यानी कि स्टेशन पे जाने के पश्चात भी उनको कोई पूछने वाला नहीं था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया है और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते। यानी कि उनकी आयु कितनी नहीं थी उस समय, आयु में वो बहुत छोटे थे। अभी अपन खुद स्वयं देख सकते हैं कि 9 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है ना। उसी प्रकार से वो भी इस चीज़ में जाने में सक्षम नहीं थे। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को भी यही लगा कि हम लोग उस समय क्या थे, ब्राह्मण के बच्चे थे। ये चीज़ पहले भी बताई थी कि ब्राह्मणों को जो है उस समय सबसे ऊंचा माना जाता था, है ना। पहली जो जाति आती थी वो ब्राह्मण थी, है ना। और वे बड़े हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। यानी कि उस समय महार जाति जो थी वो सबसे नीची जाति मानी जाती थी। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। यानी कि उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। यानी कि एकदम आश्चर्य हुआ उनको कि भाई ये महार जाति के बच्चे हैं और ये कितने, यानी कि किस प्रकार से इनका रहन सहन है। उनको देख करके उनको एकदम आश्चर्य हुआ। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। यानी कि जब तक उस व्यक्ति को पता नहीं था स्टेशन मास्टर को कि भाई ये बालक कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है ना। अच्छे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, रहन सहन अच्छा ढंग का दिख रहा था, तो अच्छे बच्चे समझा होगा ब्राह्मणों के होंगे। पर जैसे ही उन्होंने बताया कि हम महार जाति के हैं तो उनको एक धक्का लगा और वो क्या है, वापस उसकी जो धारणा जो है वो वापस पलट गई थी। पहले अच्छा व्यवहार करता था, जैसे ही सुना है उनकी भावना बदल गई थी। वो उनके साथ में अछूतपूर्वक व्यवहार करने लग गए थे। उन्होंने जैसे ही
मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए थे। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया, पिताजी नहीं आए और न ही उनका नौकर, अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। यानी कि हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। यानी कि जब वो ट्रेन के अंदर बैठ करके आए थे उस समय बहुत खुशी आए थे। खुशी आने पर उनको लगा कि भाई हम अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, अच्छी तरह से बोल रहे थे, तो लोग उनको ऊंचा समझ रहे थे। और जैसे ही यात्री का नाम आया उनको क्या समझ लिया, अच्छू समझ लिया और उसी प्रकार की भावना उन्होंने उनके साथ में शुरू कर दी। बाद में तो उनके यानी कि स्टेशन के ऊपर कोई भी नहीं बचा था, वो अकेले रह गए थे। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही है। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महान हैं, उसको पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी ले जाने अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराए देने को भी तैयार थे। अब देखिए स्टेशन मास्टर ने उनको जैसे कि वो भी जवाब देने को भी तैयार नहीं था। जब अच्छे थे उस समय तो अच्छी बातें कर रहा था, और जैसे ही उन्होंने अछूत वर्ग सुना और उसके मन में भी धारणा बदल गई है, वो भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। उसके बाद में उन्होंने फिर भी जाके पूछा कि भाई तुम्हारे जैसे कि कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए तो हम चले जाएं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी वो यानी कि बालक बाहर गए। बाहर जाने के बाद भी उन्होंने जैसे कि बैलगाड़ी वाले को भी पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हम अछूते के बच्चों को नहीं लेते हैं, हाँ अछूतों के बच्चों को हम नहीं लेते हैं। अगर इनको बिठाएंगे तो हमारे क्या हम अछूत हो जाएंगे, इनको हम छूना नहीं चाहते, इनको ये बिठा करके हम अपनी गाड़ियों को गंदी नहीं करवाना चाहते थे। इस प्रकार की धारणा लोगों के अंदर फैली हुई थी। जबकि वो लोग क्या थे, वो बालक उनको दुगुना पैसा देने को तैयार थे। यानी कि जिस भाड़े में वो जा सकते थे वो एक बार जाने का वो दे रहे थे, फिर भी नहीं माने वो। पर हमें एहसास तब हुआ बात पैसे की नहीं हो सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोलतोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब देखिए इसमें देखो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो अछूत वर्ग के बच्चे थे, है ना, नीची जाति के थे। तो उन लोगों की धारणा बनी हुई थी कि भाई इनको ले जाएंगे तो हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी या गंदी हो जाएगी। महान होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब देखिए उसकी जाति का नाम सुनते ही स्टेशन मास्टर जैसे कि आश्चर्य से देखने लग गया, उनको एकदम हक्का बक्का रह गया। और देख करके उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या हुई होगी ये अपन स्वयं जानते हैं कि भाई उसकी इस प्रकार की चीज देख करके आश्चर्यचकित देख करके उसके मन में धक्का लगा होगा कि भाई मेरे उसके हम जैसे कि दलित वर्ग के हैं इसलिए हमको इस प्रकार से देखा जाता है, हम नीची जाति के हैं इसलिए हमको ये देखा जाता है ना। तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, उसकी आत्मा दुखी हुई होगी कि हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, जैसे कि इनके अंदर भी खून है, हमारे में भी खून है ना, फिर भी हम लोगों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जाता है, ये इस बालक के मन में आया होगा। इसीलिए देख करके उन्होंने बाद में दलितों को ऊपर लाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर न जाने दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें, आपको पानी न पीने दें। वास्तव में इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो अपने जो आत्मसम्मान है, अपनी जो आत्मा है उसमें बहुत दर्द होता है। अपनी आत्मा दुखती है तो कोई हमारे को ऐसा कह दिया, अपन किस प्रकार से महसूस करते हैं, एकदम उदासी का वातावरण हो जाता है, अपन उदास हो जाते हैं, मैं हमको ये नहीं करने दिया गया, हमको नहीं जाने दिया गया ना। ये प्रतिक्रिया हर व्यक्ति के अंदर रहती है। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया था। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल ये साफ है कि जाति पर आधारित
भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है कि जो कि यानी कि स्वर्ण जाति को, ऊंची जाति के लोगों को जो सम्मान मिलता है, जो आदर मिलता है, वो इस दलितों को नहीं मिलता है। इस कहानी से स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये अपनी हो गई है। अब समानता के लिए संघर्ष जो है, लोगों ने किस प्रकार, दलितों ने ऊंचा उठने के लिए, समान रूप से बनने के लिए उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।